हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से गए होंगे और आप सभी का ग्रेजुएशन अब कंप्लीट होने को है। बस रिज़ल्ट आने की देर है। रिज़ल्ट आ जाएगा तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट और उसके बाद आपको ग्रेजुएशन से आगे की यात्रा करनी है। आपको आपके मनपसंद फील्ड में जाना है ताकि आपका करियर बहुत अच्छा हो सके। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर ग्रेजुएशन तो हो गया, लेकिन हम आगे कौन सा फील्ड चुनें, कौन से एग्ज़ाम्स दिलाएं, कौन से कोर्सेज़ को हम प्रेफर करें, इस बारे में हम थोड़े डाउट में हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना लिया जाए, क्योंकि ये केवल उन्हीं का नहीं बल्कि मुझे लगता है काफ़ी लोगों का ये डाउट होगा कि आगे चल करके हम किसको प्राथमिकता दें, अपनी मनपसंद फील्ड का चुनाव कैसे करें। कभी कभार हम ये भी नहीं सोच पाते कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, हमारे लिए अच्छा क्या है, जो हमारे योग्य है, जिसको हम कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो किसी भी इंसान की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम्स भी दिला सकते हैं। बस मेहनत का ही तो खेल है। मेहनत कीजिए, लगन रखिए, तो बड़े से बड़े एग्ज़ाम भी आप दिला सकते हैं। तो उस बारे में कोई लिमिट नहीं है। बस बात तो है इंटरेस्ट की, बात तो है लगन की, बात तो है इच्छा की और चाह की कि आपका मनपसंद फील्ड कौन सा है, उसकी बस बात है। उसके बाद ना कहीं स्कोप की कमी है, ना कहीं नोट्स की कमी है, ना कहीं टीचर्स की कमी है, अर्थात कमी कहीं नहीं है। सब चीज़ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आज के डेट में तो आपको हर चीज़ मिल सकती है, ऑनलाइन मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी, कोचिंग के नोट्स मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा आपको। बस आपको ज़रूरत है तो खुद से पूछने की कि आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं। आज हम इसी टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे कि हम ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से दिशाओं में या कौन कौन से क्षेत्रों में जा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एक और ख़ास बात, वीडियो के ये टॉपिक जब हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद मैं आपको खुद का एक एक्सपीरियंस बताऊंगा, और ताकि वो एक्सपीरियंस आपके भी आगे मतलब काम आ सके। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम दूसरों के एक्सपीरियंस को सुनते हैं उसके बाद हम सोचते हैं अच्छा, यदि ऐसी चीज़ अगर मेरे साथ होगी तो मुझे पहले से ही उसके बारे में तैयारी करके रखनी है ताकि मुझे पछताना न पड़े। तो हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से यही तो सीखने को मिलता है ताकि हम पहले से तैयारी करके रखें। तो चलिए, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम ये टॉपिक्स कुछ स्टार्ट करते हैं कि आप ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी दिशाओं में अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन आपको तो पता ही है कि जब भी हम एक वीडियो बनाते हैं तो शुरुआत हम हमेशा एक कविता से करते हैं, क्योंकि कविता लिखना मेरा पुराना शौक है। तो चलिए एक छोटी सी कविता हो जाए और उसके बाद हम आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। ये कविता काफ़ी इंस्पायर करेगी आपको, काफ़ी प्रेरणादायक कविता है। क्योंकि देखिए ये तो तय है कि अब ग्रेजुएशन के बाद हमें नया फील्ड चुनना है, हमें नया रास्ता चुनना है। तो मन में डाउट रहना स्वाभाविक है, भविष्य की थोड़ी बहुत चिंता रहना स्वाभाविक है। मगर अगर विश्वास, आस्था और आशा रखी जाए, सकारात्मकता रखी जाए, तो हम निश्चित तौर पर ये मान कर चलें कि हम जो भी फील्ड चुनेंगे वो हमारे लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ ऐसी ही बातें इस कविता में भी लिखी गई हैं। जल्दी से हम इस कविता को सुनते हैं। तुमको अपने आप पर तुमको अपने आप पर सिर्फ विश्वास ही तो रखना है, और क्या। तुमको अपने आप पर सिर्फ विश्वास ही तो रखना है, और क्या। विश्वास रखो कि तुम बहुत आगे जा सकते हो। विश्वास रखो कि तुम बहुत आगे जा सकते हो। विश्वास रखो कि तुम जरूर सफल हो सकते हो। विश्वास रखो कि तुम जरूर सफल हो सकते हो। फिर देखना कमाल होता है कि नहीं। फिर देखना कमाल होता है कि नहीं। विश्वास के जादू से तुम्हारा फ्यूचर निहाल होता है कि नहीं।
तुमको अपना मनपसंद क्षेत्र चुनना ही तो है, और क्या। तुमको अपना मनपसंद क्षेत्र चुनना ही तो है, और क्या। अपने मन से पूछो उसकी चाह क्या है। अपने मन से पूछो उसकी चाह क्या है। फिर जो चाहिए पता करो उसकी राह क्या है। फिर जो चाहिए पता करो उसकी राह क्या है। फिर देखना कमाल होता है कि नहीं। फिर देखना कमाल होता है कि नहीं। मनचाहे कार्य से तुम्हारा फ्यूचर निहाल होता है कि नहीं। तुमको अपने मन में आशा ही तो रखनी है, और क्या। तुमको अपने मन में आशा ही तो रखनी है, और क्या। आशा रखो कि जो होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। आशा रखो कि जो होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। फिर तुम जो चुनोगे वही सबसे बेस्ट होगा। फिर तुम जो चुनोगे वही सबसे बेस्ट होगा। फिर देखना कमाल होता है कि नहीं, और आशा के सहारे तुम्हारा फ्यूचर निहाल होता है कि नहीं। तो ये कुछ पंक्तियाँ थी। मुझे आशा है आपको भी ये काफ़ी अच्छी लगी होंगी। सो चलिए अब हम मेन मुद्दे को स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक जो हमारा था कि ग्रेजुएशन के बाद हम कौन कौन से फील्ड पे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने ग्रेजुएशन चाहे किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आपने बीएससी, बीकॉम, बीए, जो भी हो आपका ग्रेजुएशन का स्ट्रीम, ये मैंने सबको कॉमन लेकर के बनाया हुआ है, यानी कि कोई भी ये कर सकता है। जो भी यहाँ पे हमने आगे की जो फील्ड्स की बात की है, कोई भी कर सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको टीचर बनने की चाह होती है, जो टीचिंग में जिनका शौक़ होता है, जिनकी हॉबी होती है, और वही उसको प्रोफेशन के रूप में भी अगर बनाना चाहते हैं, तो इस उसमें फिर दो फील्ड हैं। स्कूल में अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग है, और अगर आप कॉलेज में टीचिंग करना चाहते हैं तो अलग है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग है। तो चलिए हम तीनों के फटाफट से बात कर लेते हैं, क्योंकि हम ग्रेजुएशन के बाद की बात कर रहे हैं, यानी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद आपके लिए स्कूल में अगर आप देखेंगे तो 9वीं से 10वीं तक के लिए टीजीटी टीचर्स की भर्ती होती है, शिक्षक भर्ती होती है। हम पहले से 5वीं तक की अभी बात नहीं कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, बिकॉज उसके लिए जो योग्यता है वो 12th पास प्लस डीएलएड और प्लस सी टेट या टेट, हाँ सी जी टेट या सी टेट, तो ये उनके लिए योग्यता है। तो हम अभी उस चीज़ को स्किप कर रहे हैं, हम केवल उन चीज़ों को देख रहे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद हो सकती हैं। तो आपका ग्रेजुएशन अगर है तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो योग्यता है वो ग्रेजुएट प्लस बीएड आपका होना चाहिए। इसी में आता है 11वीं 12वीं, अगर आप पढ़ाने के इच्छुक हैं, अगर आप उस चीज़ में जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो होता है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी की परीक्षा होती है। इसके लिए जो योग्यता है वो पोस्ट ग्रेजुएट प्लस ग्रेजुएट प्लस बीएड ये होना चाहिए आपके पास। अब पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर्स डिग्री, तो आप किस विषय में करना चाहते हैं ये आपकी पसंद का कोई फील्ड होना चाहिए। अगर आप साइंस फील्ड के हैं, अगर आपने बीएससी बायो लेकर किया है तो बायो में आप या तो जूलॉजी या तो बॉटनी, केमिस्ट्री, ये सब आपके मेन सब्जेक्ट्स हो गए। आप इन तीनों में से किसी में भी आप मास्टर कर सकते हैं यानी एमएससी कर सकते हैं, और फिर आप टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बीएड भी इसके लिए ज़रूरी है। तो ये हो गया, ये स्कूल में जिनके पढ़ाने की इच्छाएं हैं वो उनके लिए हो गया। अब आता है कि जिनको कॉलेज में पढ़ाने की इच्छा है, जो कॉलेज के प्रोफेसर्स बनना चाहते हैं या फिर रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, चलिए हम उनके लिए बात करते हैं। देखिए, उसके लिए आपको सबसे पहले जिस भी सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा इच्छा है, शौक़ है, जो आपका एकदम बोलते हैं ना फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसमें आपको एकदम पैशन है, उस सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको पीजी करना पड़ेगा यानी मास्टर करना पड़ेगा। आप साइंस के सब्जेक्ट्स हैं तो आप एमएससी करेंगे, आर्ट्स के हैं तो एमए करेंगे, और कॉमर्स के हैं तो एमकॉम करेंगे। बहुत सरल सी बात है। जो भी आपका पसंदीदा विषय है आप उसमें पहले मास्टर्स की डिग्री लेंगे। उसके बाद आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं
वो दिलाएंगे, तो वो होता है नेट या होता है सेट। अब ये नेट और सेट में फ़र्क क्या है और इनकी कहाँ कहाँ समानताएं हैं और कहाँ कहाँ ये डिफर करते हैं एक दूसरे से, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, नेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं, अगर आप पीजी करने के बाद यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं अपने चुने हुए सब्जेक्ट पे, यानी जिसमें आपने पीजी किया हुआ है, जिसमें आपने मास्टर्स किया हुआ है, आप उसी में नेट दिला सकते हैं और उसी विषय के ही प्रोफेसर बन सकते हैं। तो अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो नेट NET यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, यानी नेट क्वालिफाई करने के बाद आप पूरे राष्ट्र में यानी कि पूरे भारत में किसी भी शहर में अ, किसी कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हैं। ठीक है, अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो। अगर आप सेट क्वालिफाई करते हैं, ये सेट जो है वो हर राज्य के लिए अलग अलग होता है। हर राज्य वाले अपने अपने राज्य के अंदर ही सेट का एग्ज़ाम राज्य के अंतर्गत कंडक्ट करवाते हैं। तो जैसे छत्तीसगढ़ के लिए CG टेट हो गया, तो ये स्टेट लेवल के अंतर्गत का ये एग्ज़ाम होता है, सेट यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो समझ जाइए आप अपने राज्य में किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हैं। ठीक है, सेट क्वालिफाई होने के बाद मान लो आप नेट क्वालिफाई नहीं है, सिर्फ सेट क्वालिफाई हैं, तो आप छत्तीसगढ़ के अंदर योग्य हैं प्रोफेसर बनने के, बाहर उसकी योग्यता नहीं है, बाहर वो CG टेट नहीं। अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो वो फिर आप कहीं भी बन सकते हैं, यानी कि अगर किसी दूसरे राज्य में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम हो रहा है तो और अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सेट क्वालिफाई हैं तो आपको अपने राज्य में, जो अगर कोई दूसरे राज्य वाला होगा, अगर वो अपने राज्य का सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा तो वो अपने राज्य के लिए ही बस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं वो दिला सकता है। एक और बात, ऐसा नहीं है कि आप ये एग्ज़ाम दिलाते साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, ये केवल पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा है, इसका मतलब क्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए PSC के द्वारा अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। उस एग्ज़ाम में केवल वही लोग बैठ सकते हैं जो ये पात्रता परीक्षा को पास किए होंगे, यानी ये आपके लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पात्रता परीक्षा। इसको दिलाने के बाद आप वो मेन एग्ज़ाम दिलाने के योग्य बन पाते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना है। इसके बाद एक और चीज़ होता है इसमें, वो होता है JRF। अब वो JRF क्या होता है हम देखते हैं। सेट इससे अलग हो गया, नेट और JRF ये दोनों का आप एक साथ समझ के चलो तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। देखिए, जब आप नेट का एग्ज़ाम दिलाते हैं तो जैसे ये पेपर हो गया, ठीक है, पेपर वही रहेगा आपका, बस उसमें दो चीज़ें होती हैं, नेट होता है और एक JRF होता है। ठीक है, जब आप पेपर दिलाने के लिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिलअप करते हैं तो उसमें आपको पूछा जाता है कि आप नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि JRF के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब JRF क्या है ये हम समझते हैं। JRF का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप अर्थात अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, तब आपको JRF क्वालिफाई अगर आप करते हैं तो आपको ये संस्थान जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं उनके तरफ से आपको स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। स्कॉलरशिप की राशि अच्छी खासी होती है, वो अमूमन मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है लेकिन मुझे इतना याद है कि 35-40 हज़ार रुपये के आसपास था, मैंने जब सुना था तब। अभी हो सकता है और बढ़ गया होगा। मतलब काफ़ी अच्छी खासी राशि होती है और वो आपको हर महीने प्रदान की जाती है ताकि आप अपना रिसर्च का काम बहुत अच्छे से कर सकें। इसमें इसमें ये बात होती है कि सर JRF के लिए कोई अलग से एग्ज़ाम होता है क्या, नेट के लिए अलग से होता है क्या? ऐसा नहीं है। आपको एक पेपर एक ही साथ होता है, आपको एक ही पेपर दिया जाएगा, वही आपको दिलाना है। बस कैसे पता चलता है नेट और JRF? वो क्या है कि जैसे आपके मार्क्स जैसे बहुत ज़्यादा अच्छे आ गए, ठीक है, कट ऑफ के हिसाब से होता है, यानी कि सबसे ऊपर वाले लोगों को जिनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं तो वो कुछ क्राइटेरिया तय करते हैं, कुछ कट ऑफ तय करते हैं कि हमको इतने प्रतिशत लोगों को JRF लेना है। तो उस कट ऑफ के ऊपर में जो शीर्षस्थ टॉप के जो हैं उनको JRF प्रदान किया जाता है। जो उस कट ऑफ से नीचे आ गए और उनको नेट प्रदान किया जाता है, यानी कि नेशनल, उनको सिर्फ नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उस कट ऑफ नंबर्स के हिसाब से ये बढ़ जाता है। इसलिए आप इतनी अच्छी से तैयारी करें ताकि आप JRF के लिए भी एलिजिबल हो जाएं। और नेट JRF का पेपर में आपको पता है कि वो एक ही पेपर होता है,
सेट इससे अलग होता है। सेट जो है वो हमारी राज्य सरकार के द्वारा होता है, राज्य या मतलब बोल सकते हो आप व्यापम व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और ये नेट जो है वो CSIR नेट जो कि दिल्ली में है, वहाँ से कंडक्ट होता है ये, तो दोनों में फ़र्क है। ये जो मैं आपको जानकारियाँ दे रहा हूँ, इनके बारे में आप अगर और अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हो, तो आप बिल्कुल यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। आपको बहुत सारी जानकारी बहुत ही डिटेल में आपको मिल जाएगी। बस डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हो, आपको कौन सी फील्ड में जाना है। मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ, आप अपनी मनपसंद फील्ड पहले आप चुन लो, फिर जानकारियों की कमी नहीं है, आपके पास बहुत सारी जानकारियाँ हैं और बहुत सारे अवसर हैं, चिंता की बात नहीं है। तो ये तो हो गई टीचर्स की बात, स्कूल के प्लस कॉलेज के। अब आगे बात करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हों, आप PSC दिला सकते हो, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम्स। इसमें बहुत तरीके के पोस्ट होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार से पोस्ट होते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं जितने मेरे दिमाग में थे, लेकिन ये बहुत ही कम मैंने लिख पाए हैं, इनकी गिनती बहुत ज़्यादा है। जैसे आप स्टेट सिविल सर्विस में जा सकते हो, यानी डिप्टी कलेक्टर बन सकते हो, प्रमोशन होने के बाद फिर कलेक्टर भी बनते हैं। स्टेट पुलिस सर्विस में जा सकते हो, अकाउंट सर्विस में जा सकते हो, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, तहसीलदार बन सकते हो, लेबर ऑफिसर बन सकते हो, और भी तमाम प्रकार की बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है, बहुत सारी हैं। आप उसको भी आप डिटेल में जा करके पता कर सकते हो। मैंने केवल यहाँ पे ब्रीफ में ही लिखा है, क्योंकि मेरा अभी काम है सिर्फ आपको बताना कि आपके लिए बहुत सारे फील्ड है, बहुत सारे, आपको बस चुनना है बस। CG व्यापम भी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, बहुत सारे पोस्ट के लिए, पटवारी, क्लर्क, हॉस्टल वार्डन, राजस्व निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, मंडी उप निरीक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारे एग्जाम्स भी होते हैं आपके लिए। ये भी है, बहुत सारे हैं। अगर आपको बैंकिंग के क्षेत्र में इंटरेस्ट है तो बैंकिंग के क्षेत्र में भी बहुत सारे पोस्ट के लिए एग्जाम्स होते हैं। बैंक PO होता है, PO यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर, क्लर्क होता है, मैनेजर हो गया, तो बहुत सारे फील्ड हैं। अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जॉब में जाना चाहते हो तो भी बहुत सारे फील्ड उसके लिए मौजूद हैं। ये तमाम प्रकार के जो फील्ड हैं, ये सभी के सभी ग्रेजुएशन के बाद के लिए, मतलब आप ये हो गया कि आप ग्रेजुएशन कर लिए ना, यानी कि आप समझ जाइए कि आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल गए, पूरी दुनिया खुल गई अभी आपके लिए। अब बस आपके पास रास्ते ही रास्ते हैं, जहाँ आपको जाना है तैयारी कीजिए, और बिल्कुल आपको आपका लक्ष्य मिल के रहेगा, एकदम गारंटी है। क्योंकि देखिए, मैंने अभी जो इतने सारे फील्ड बताए, इतने सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं हम बताए, उसमें काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी उनके सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ रहती है। यानी कि देखिए, आप जनरल एप्टीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश, सामान्य गणित, GK के क्वेश्चंस, ठीक है, रीजनिंग, ये सारे तो बहुत सारे एग्जाम में होते ही हैं। यानी आप ये मान के चलिए कि आप एक से एग्जाम की तैयारी करते करते बहुत एग्जाम के तैयारी भी साथ ही साथ कर रहे होंगे, ठीक है। आप एक साथ कई एग्जाम की तैयारी हो ही रही होती है आपकी, इसलिए आप एकदम निश्चिंत होकर के बस अपना कोई एक फील्ड चुनिए और उसके अनुसार कार्य कीजिए। इसमें लगभग लगभग मुझे जितनी मेरी जानकारी थी वो सारे फील्ड मैंने कवर किए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे ऐसे फील्ड अभी भी बचे हुए हैं जिनके बारे में मैंने अभी बात ही नहीं की, तो वो आपको तय करना है। क्योंकि ये सब कॉमन फील्ड्स हैं जो अक्सर अधिकतर बच्चे या अधिकतर लोग जो करते हैं वो यही सब है। PSC क्वालिफाई करते हैं, व्यापम के एग्ज़ाम्स दिलाते हैं, टीचिंग के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं TGT, PGT, नेट, सेट, JRF, ये सारे दिलाते हैं। नेट सेट JRF का रोल जो है वो PG के बाद होता है। अगर आप वाकई में पैशनेट हैं किसी एक सब्जेक्ट के प्रति, आपको एकदम लगन है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें बहुत अच्छा कर सकता हूँ, और साथ ही साथ पढ़ाने का अगर आपको बहुत अच्छा शौक है, तो आप ये दोनों में से कोई एक राह चुन सकते हैं, यानी कि स्कूल टीचर या फिर कॉलेज के टीचर, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे। बस ये है कि मेहनत तो सब जगह है भाई, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं हो सकता। कंपटीशन सब जगह है, मेहनत आपको करनी ही है, लगन आपको रखनी ही है, फिर सफलता कहीं दूर नहीं है, ठीक है। चलिए,
तो ये हो गया। अच्छा, अब ये सारे फील्ड्स तो हो गए। आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, वो आपके सिवा और कोई नहीं जान सकता। ठीक है, आप अपने मन से पूछिए कि आपको क्या चाहिए। उसके लिए आराम से आप चिंतन कीजिए। आराम से मतलब बहुत दिन नहीं लगाना है उसको। आप कुछ दिन, एक दो दिन, 3 दिन चिंतन कीजिए क्या करना है आपको। क्योंकि जो भी करना है, जिस भी फील्ड में आपको जाना है, उसके लिए जिनके फॉर्म से, जैसे एमएससी करना है, सबके फॉर्म्स अभी आने वाले हैं। अभी अप्रैल तो ख़त्म हो गया, मई जून के बाद सारे एग्ज़ाम्स एमएससी के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आपको एमएससी करना है तो यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अगर आप यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आप वहाँ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको दिलाना है। फिर उसकी मेरिट लिस्ट निकलती है, उसके हिसाब से फिर वहाँ पे एडमिशन मिलते हैं। अब यानी कि आपको जो भी चीज़ करनी है उसके लिए आप अभी से सोच लीजिए, तैयारी कर लीजिए कि आपको क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, ताकि उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। जब मैं एमएससी कर रहा था, ठीक है, 2014 से 16 के बीच, उस समय मेरे मन में सिर्फ पढ़ाने की इच्छा थी कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। बट मेरे मन में अब कोई एक फिक्स फील्ड तय नहीं था कि मैं कॉलेज का ही प्रोफेसर बनूंगा या स्कूल का टीचर बनूंगा, कुछ भी तय नहीं था। मुझे सिर्फ पढ़ाना अच्छा लगता था। और उस दौरान में, जिस दौरान मैं रायपुर में था, एमएससी मेरा वहीं से हुआ, तो मैं वहाँ पर ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाता था। और बाद में जब मुझे नेट जेआरएफ के बारे में पता चला, नेट सेट के बारे में पता चला कि इसको क्वालिफाई करके फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, यानी कि कॉलेज में आप प्राध्यापक बन सकते हैं, सहायक प्राध्यापक बन सकते हैं। और जेआरएफ भी होता है जिसमें आप रिसर्च कर सकते हैं, अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती है, पीएचडी कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो ये मेरे मन में बड़ा मज़ा आ गया इस सब चीज़ को सुन करके। मैं फिर बोला, अरे फिर तो मैं यही करूँगा, यही करूँगा। और मैं जुट गया नेट की तैयारी में, क्योंकि उस समय मैं ये नहीं जानता था कि नेट कितना सरल या कितना कठिन होता है। देखिए, अभी मैं आपको जो भी बात बताने वाला हूँ, उसमें आप तनिक भी ऐसा ना सोचिएगा कि मैं बता रहा हूँ तो ये कठिन होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कठिन सरल का कोई लेवल नहीं होता है। कोई चीज़ मेरे लिए कठिन है, हो सकता है वो आपके लिए सरल हो, और जो मेरे लिए सरल हो वो आपके लिए कठिन हो, कुछ भी हो सकता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डिपेंड करता है कि उसकी बुद्धि कितनी है, उसकी पढ़ाई करने की स्ट्रेटजी क्या है। तो ये सब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसलिए आप तनिक भी ऐसा ना सोचें कि जितने भी एग्जाम्स के बारे में बात की गई है वो कठिन है। कठिन सरल का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। ये इंसान खुद को, मतलब खुद वैसा सोच करके उसको कठिन या सरल बना देता है। ठीक है, कोई भी चीज़ खुद में सरल या कठिन नहीं होती है। तो ये सब बात आप ध्यान रखें। उसके बाद मेरी बात सुने। तो मैं ऐसा सोचने लगा था कि नेट एग्ज़ाम दिलाऊंगा और अच्छे से प्रोफेसर बन जाऊंगा। यानी जितना आसानी से मैं सोच रहा था, वैसा कुछ हो नहीं रहा था। यानी कि नेट में एक बार दिलाया, 2 बार दिलाया, पास हो ही नहीं पा रहा था। मैं बोल रहा था पढ़ तो रहा हूँ, पास क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। फिर 2016 में एमएससी हुआ, 17 18 सोचिए। 2016 में जब एमएससी हम फाइनल में होते हैं ना, तभी मैं नेट एग्ज़ाम दिलाया था। आप भी दिला सकते हैं। तो 2016 हुआ, 17 हुआ, 18 हुआ, 19 हुआ। यानी कि मुझे कुछ समझ ही, मैं खाली ट्यूशन पढ़ाते जा रहा था और जॉब के कहीं दूर दूर तक अवसर दिख नहीं रहे थे। तो उसके पीछे जब मैंने चिंतन मनन किया, क्योंकि उस दौरान मेरे फ्रेंड्स और मेरी बहन भी ये मेरे को यही बोलती थी कि क्या बोलते हैं, बीएड कर ले। बीएड करेगा तो कम से कम स्कूल के लिए तो सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि उसके लिए आपको पता है पीजीटी टीचर्स के लिए क्या ज़रूरी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट प्लस आपको बीएड करना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। और मैं इधर अपने गुरूर में था कि नहीं, मुझे तो कॉलेज में कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, कॉलेज का टीचर बनना है। मैं बीएड बिल्कुल नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। ऐसा मैंने एकदम मन में अपने ठान लिया था। और इधर साल दर साल बीतते जा रहे थे। और मैं शुरू में तो मेरे को पछतावा नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में मेरे को पछतावा, और तब बीएड कर लेना था क्या, बीएड कर लेना था क्या। फिर मैं बोला नहीं, मैं जो सोचा हूँ वही करूँगा, मैं जो सोचा हूँ वही करूँगा। तब मेरे को जो बहुत पछतावा होता था ना, उससे फिर मैंने एक बात सीखी। वो मैं बात आपको बताता हूँ। वो ये है कि
ट्राई फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी कि आप जरूर अच्छे से अच्छे के लिए कोशिश कीजिए, ये लेकिन आप तैयार सभी परिस्थितियों के लिए रहिए। यानी कि अगर उस समय मान लो मेरे पास बीएड होता तो मैं इतनी टेंशन न लेता, मैं स्कूल के लिए भी अप्लाई कर चुका होता, तो मेरे पास कम से कम एक सहारा तो रहता कि हाँ चलो ये ना सही तो ये सही। कुल मिलाकर मेरे कहने का उद्देश्य ये है दोस्तों कि आप अपने लिए थोड़ा थोड़ा हर क्षेत्र में चीज़ें तैयार करिएगा, ताकि आप जैसे ही कहीं चीज़ की वैकेंसी मिले, जैसी किधर का ऑफर मिले, आप तुरंत उसको अप्लाई कर सकें। ऐसा ना हो कि अरे यार इसकी वैकेंसी निकली है और मेरे पास तो बीएड नहीं है या ये नहीं है। तो आप सबके लिए रास्ते निकाल के रखें, ताकि कोई भी समय आए तो आप उसमें चूक ना पाएँ, वो चीज़ आपसे चूके मत, आप उसमें बिल्कुल उसको अप्लाई कर पाएँ। तो मैं उस समय बड़ा पछताता था। ये तो अलग बात है कि भगवान ने मेरे लिए कुछ और सोच रखा था, शायद इसीलिए मैं बीएड को टालते जा रहा था। लेकिन कुल मिलाकर ये सीख यही है कि आपको पूरे दिमाग लगा करके काम करना है। ठीक है, ट्राई फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बीएड कर ले रहता तो मेरे पास एक डिग्री रहती, मेरा मन तो निश्चिंत रहता। ये सब जितना बता रहा हूँ ना, वो मानसिक शांति के लिए, ताकि आपके मन में कोई चिंता ना रहे। और उसके बाद फिर मैं सेट एग्ज़ाम्स हुए, सेट फिर मेरा क्वालिफाई हुआ। तो सेट क्वालिफाई हुआ तो मुझे थोड़ी सी राहत मिली कि चलो नेट क्वालिफाई नहीं हुआ लेकिन सेट तो हुआ। तो क्योंकि सेट का छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर सेट का लेवल वही है जो नेट का है, आप ये बोल सकते हैं। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्ज़ाम होता है पीएससी के द्वारा, जो एग्ज़ाम करवाया जाता है, उसके लिए नेट वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, सेट वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इस राज्य के पीएससी को दिला रहे हैं ना, तो आप सेट वाले होकर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इसको अप्लाई किया था, तो ईश्वर की कृपा रही कि वो एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हो गया। सो इसलिए आप ना एक ही दिशा में न केंद्रित होकर के, यानी कि केंद्रित आपको एक ही दिशा में होना है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा सुरक्षित वातावरण बनाते चलें। यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ें तैयार रखते चलें कि चलो मेरे पास ये चीज़ है, ये नहीं होगा तो मैं ये करूँगा, वो नहीं होगा तो ये करूँगा, यानी बैकअप प्लान जिसको हम कहते हैं। बैकअप प्लान होने से आपका मन रिलैक्स बना रहेगा, शांत बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ी सी बस सलाह थी, और आज के वीडियो में इतना ही। अब हो सकता है कि काफ़ी सारे फील्ड जिनके नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, आप उसको बिल्कुल उसकी जानकारी ले सकते हैं, सर्च करके उसके बारे में आप और डिटेल जान सकते हैं। मुझसे जितना बन पड़ा मैंने आपको बताने की कोशिश की। हो सकता है मेरे बताने में कुछ त्रुटि रह गई हो, तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। और भी अगर कुछ आपको जानना हो, पूछना हो, किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं। अभी क्या बोलते हैं, कुछ एक बच्चों ने मुझसे मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा, यानी कि सर आपने अपने पास्ट में, यानी कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस समय आप कैसे पढ़ाई करते थे, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, और मतलब कि किस तरीके से आपने बीएससी के बाद जो भी एमएससी को चुना, तो क्या सोचकर चुना, मतलब उन सब के बारे में जानने की उनको इच्छा थी। तो मैंने सोचा कि चलिए अगर ये अ, ऐसी बात है, तो ये मुझे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो चलो कम से कम इसी बहाने से ही मुझे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का मौका मिलेगा। तो चलिए मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप में से जो भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से मेरा जो स्ट्रगलिंग का जो पीरियड रहा है, जो स्ट्रगलिंग का समय रहा है, उसमें कौन कौन से उतार चढ़ाव आए और उनको हमने किस तरीके से फेस किया, किस तरीके से आगे बढ़ते गए, कहाँ कहाँ हम रुके, कहाँ कहाँ हम बढ़े। अगर ये सब बातें आपको जानने की इच्छा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मैं आपको 11-12 के बाद से कौन कौन सी ऐसी ट्विस्ट आई लाइफ में, और कौन कौन से ऐसे पड़ाव आए जहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और फिर उसको फेस करके आगे बढ़ा। तो अगर आपको जानना है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, फिर मैं इस पर बढ़िया तरीके से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उस हर वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, और एक नए नए आइडियाज़ भी आपके मन में आएंगे।
सो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का भविष्य मंगलमय हो और आप सभी को ईश्वर पर आस्था रखनी है, भरोसा रखना है, विश्वास बनाए रखें कि जो होगा वो अच्छे के लिए ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे के लिए होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।